हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 5 जिसमें आपके चैप्टर 18 और 19 है। इसमें केवल आपके 2 ही चैप्टर हैं। दोनों ही चैप्टर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल भी बाद में दिखाएंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। मॉडल भी देख लेना बाद में, उसका हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ये नोट्स जो है इन्हें आपको हाथों हाथ भी लिखना होगा, इनका हम नोट्स बनाकर PDF में नहीं देंगे। इन्हें मैं बताऊंगी, आप हाथों हाथ लिख लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर हम इसका PDF प्रोवाइड नहीं कराएंगे। फिर चैप्टर 18 जिसका हमारा नाम है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर 18 जिसका हमारा नाम है एकाधिकार, कीमत निर्धारण और नियंत्रण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार जैसे कि आपको नाम से ही समझ रहा है, एक का अधिकार, यानी जिस पर पूरे मार्केट पर एक का ही अधिकार हो उसे हम एकाधिकार मार्केट बोलते हैं। इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी सामान बनाने वाला सिर्फ एक ही होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। जब एक ही क्रेता होगा तो उसकी विज्ञापन लागत भी नहीं आएगी, उसे कोई विज्ञापन की या विक्रय लागत भी नहीं आएगी, उसे कोई विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे मार्केट में सिर्फ वो ही है। किसी को भी कुछ सामान चाहिए तो उसी के पास आना होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। यह एक ऐसा बाजार है जहाँ पर एक वस्तु विशेष का केवल एक ही उत्पादक होता है। जैसे कि बताया था, इसमें सिर्फ एक ही उत्पादक होता है एवं उस वस्तु विशेष की कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस बाजार में फर्म एवं उद्योगों में कोई अंतर नहीं होता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में ऐसा बाजार स्वातंत्र नहीं पाया जाता है, परंतु हमारे देश में रेलवे इसका एक उदाहरण है, जिस पर भारत सरकार का एक अधिकार है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, इनका अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक विक्रेता और कई क्रेता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें केवल एक ही विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं। क्रेता तो बहुत सारे ही होंगे, किसी भी मार्केट में देख ली, कोई भी एक क्रेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी कंज्यूमर एक नहीं हो सकता। विक्रेता उत्पाद बनाने के बाद एक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं विक्रेता, पर लेकिन क्रेता हमेशा ही बहुत होंगे। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, स्थान पर वस्तुओं का अभाव होता है, कीमत का पूर्ण नियंत्रण होता है और कीमत विभेद नहीं होता इसमें, क्योंकि एक ही होगा। मतलब कीमत विभेद होता है, क्योंकि वो किसी इंसान से अलग अलग भी ले सकते हैं पैसे। इसमें कीमत विभेद पाया जाता है क्योंकि सिर्फ वो एक ही वो ही है विक्रेता, तो वो कीमत विभेद कर सकता है। मांग वक्र में परिवर्तन, मांग के अनुसार वो कीमत में परिवर्तन कर सकता है। सीमांत आय और सीमांत आय में कम, देख सकते हैं आप, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। अगर आप ये देखना चाहें तो एक अधिकार बाजार के उदय होने के क्या क्या कारण है, तो ये देख सकते हैं, सरकारी लाइसेंस, तो सरकारी नियंत्रण, पेटेंट अधिकार, व्यापार गुट और प्राकृतिक उपहार, ये इसके कारण है एक अधिकार बाजार के उदय होने के, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें दे रखा है एक अधिकार में कीमत निर्धारण या फर्मों से एक अधिकार में कोई कीमत निर्धारण कैसे कर सकता है। तो एक अधिकार में कीमत निर्धारण करने की 2 विधियां हैं, एक कुल आगम कुल लागत वक्र रीति और सीमांत विश्लेषण रीति, ये 2 हैं। कुल आगम कुल लागत वक्र रीति द्वारा इस रीति को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जिसके अनुसार कुल आगम और कुल लागत के बीच खड़ी हुई दूरी अधिकतम होगी, वहीं पर वह संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे कि आप ये दे सकते हैं, ये आपकी कुल आगम, जी मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे डंडा खींच रहा है, ये रहा आपका कुल आगम और ये रहा आपका कुल लागत। तो इसके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी वहीं पर संतुलन स्थापित होगा, वहीं पर वो कीमत निर्धारण करेगा। ये जो भी ये कुल आगम है और ये कुल लागत है और ये कुल आगम है, तो इनके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी वहीं पर संतुलन स्थापित करेगा, वहीं पर कीमत निर्धारण होगी, ठीक है। सेकंड हमारी सीमांत विश्लेषण रीति। इस रीति का प्रतिपादन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इसके अनुसार साम्य उस बिंदु पर होगा जहाँ सीमांत आगम बराबर होगा सीमांत लागत के। सेकंड, MR=MC की स्थिति में MC वक्र MR को नीचे से काटेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, MC वक्र MR के नीचे से काटेगा तो यहीं पर संतुलन स्थापित होगा।
इन्होंने दे रखा है। यानी सीमांत लागत ये तो आपकी पूरी कॉस्ट होगी और ये आपका क्या कहते हैं उसे सीमांत आय होगी। तो यहाँ पर जो काटेगा वहीं पर उसकी कीमत निर्धारण होगी। एकाधिकार में कीमत निर्धारण ये तो फर्म द्वारा दिखाया था, ये इसमें वो दिखा रखा है। इसमें कीमत निर्धारण दीर्घकाल में और अल्पकाल में कैसे निर्धारित की जा सकती है। तो अल्पकाल में एक अधिकार कीमत शामिल, अल्पकाल में एक अधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। अतः ऐसी स्थिति में फर्म 3 स्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, असामान्य लाभ, सामान्य और हानि, जैसे मैंने पहले ही बताया था। असामान्य लाभ, एक अधिकारी अपनी कीमत वहाँ पर निर्धारित करेगा जहाँ पर MR=MC होगा तथा MC रेखा MR को नीचे से काटेगी, यदि को काट रही हो, किंतु यदि उनकी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसका उत्पादन स्तर बढ़ जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैसा ही वक्र है जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। बिल्कुल सेम वक्र वैसा ही है, कुछ ही नहीं है इसमें, जैसे समझाया था वैसे ही दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं। अगर आपको ये समझना है तो पिछले वाली वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल सेम वही है। फिर सामान्य लाभ भी वह स्थिति है जिसमें वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम हो जाने पर उसे केवल सामान्य लाभ ही मिल रहा होगा। ठीक है, इसका भी बिल्कुल सेम वही है जैसे मैंने आपको एकाधिकृत बाजार में बताया था। एकाधिकारी बाजार में, एकाधिकृत बाजार में मैंने आपको पहले बता दिया था, तो वह सेम वही है। ये वैसे इसमें चित्र बनेगा अल्पकाल में, तो देख लेना आप इसे। और दीर्घकाल में भी इसका वैसे ही होगा, सेम ही इसके चित्र बनेंगे, वही पैटर्न रहेगा। तो बस आप एक को याद कर लेंगे, दोनों का हो जाएगा। हानि, अल्पकाल में वह आवश्यक नहीं कि एकाधिकार को सामान्य लाभ से अधिक ही लाभ मिले। जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो एकाधिकारी को केवल औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर कीमत मिलती है, तो उसे लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। सेम वही चित्र है। दीर्घकाल में एकाधिकारी का साम्य या कीमत निर्धारण, तो दीर्घकाल वह स्थिति होती है जिसमें एकाधिकारी जो होता है, फर्म अपनी उत्पादन से सब साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है, और यदि हानि होती है तो वह उत्पादन बंद भी कर सकती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर देगा कि उसे असामान्य लाभ प्राप्त हो तथा आंतरिक व बाहरी बचतें प्राप्त हो। अतः एकाधिकारी दीर्घकाल में असामान्य लाभ को प्राप्त करता है। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होने के 2 कारण है, प्रथम और द्वितीय। सेम वही है, एकाधिकृत में जो बताया था। नई फर्मों का बाजार में प्रवेश प्रतिबंध होता है और एकाधिकारी को दीर्घकाल में अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वह उत्पादन बंद कर देगा। देखिए, फर्स्ट जो मैंने एकाधिकृत बताया था उसमें तो दीर्घकाल में सिर्फ उसको सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा था, पर लेकिन एकाधिकार में उससे असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये देखिए, इसमें दे रखा है, ये आपका MC वक्र है और ये यहाँ से जा रहा है आपका, ये रहा आपका, सॉरी यहाँ से कटेगा, ये आपका AC वक्र है। यहाँ पे इस बिंदु पर काटा है इन्होंने, और ये आपका AR वक्र है। तो ये आपका प्राइस हो जाएगा, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो देख लेना उसको, यहाँ तक ये सारा जो है इसे आसानी लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या एकाधिकार शक्ति असीमित होती है? एकाधिकार शक्ति असीमित नहीं होती, पर वह कुछ हद तक नियंत्रित होती है। संभावित प्रतियोगिता का भय रहता है और विदेशी प्रतियोगिता का भय रहता है और शांत प्रतियोगिता का भय रहता है। असीमित नहीं होती, उसे भी रहता है कि अगर वो ज़्यादा लोगों को वो करेगा तो विदेशी आगमन हो सकता है और उसके स्थान पर कोई स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है और संभावित प्रतियोगिता का भय रहता है। ठीक है, उपभोक्ताओं द्वारा व्यवहार, उत्पत्ति के नियम और सरकारी हस्तक्षेप, इन सब का उसे भय रहता है एकाधिकारी फर्म को। एकाधिकारी शक्ति की माप, एकाधिकारी शक्ति की माप हेतु प्रोफेसर लर्नर ने श्रीमती रॉबिन्सन और लिफ्टिन को अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी शक्ति औसताय माइनस सीमांताय अपॉन औसताय, इन्होंने ऐसे दे रखा है, इसे देख सकते हैं। वस्तु कीमत तथा सीमांत लागत का अंतर ही एकाधिकार शक्ति की कोटि का माप है। एक एकाधिकारी की शक्ति पर बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु की सीमांत लागत से कितने अधिक कीमती पर वस्तु को बेचने में सफल हो जाता है। सीमांत लागत से ऊपर है, इसे छोड़ देना, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, इसे आप छोड़ देना। एकाधिकार शक्ति की माप ये नहीं आएगा, ये फिर है, इसे भी छोड़ देना। ठीक है, ये कुछ है नहीं, इसे छोड़ देना। ये भी बस ऐसे ही कुछ है नहीं इसमें।
अब आ जाता है हमारा चैप्टर 19। ये लास्ट चैप्टर, इसमें 2 ही चैप्टर थे, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है। एकाधिकारी के अंतर्गत कीमत विभेद, यानी एकाधिकार के अंतर्गत कैसे कीमत विभेद होते हैं ये बताया है इसमें। ठीक है। जब एक अधिकारी अपनी वस्तु के लिए, पहले इसका क्वेश्चन दे रखा है, फिर इसके नीचे, जब एक अधिकारी अपनी वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं के लिए अलग कीमत वसूलता है, मतलब कोई भी एक अधिकारी है, क्रेता है, एक अधिकार में सिर्फ एक ही क्रेता होता है, वो अपने अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग कीमत को वसूलता है, तो इसे ही हम कीमत विभेद करते हैं, क्योंकि वो हर इंसान से अलग अलग कीमत लेता है। वो किसके आधार पर लेता है वो भी हम आगे बताएंगे आपको कैसे लेता है वो। देखिए कीमत विभेद के रूप, इसमें प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद, द्वितीय तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद, 3 श्रेणियों में विभेद किया गया है। वो कैसे कैसे विभेद करता है। प्रथम में इसके अंतर्गत उत्पादक वस्तु की प्रत्येक इकाई की वह उच्चतम कीमत लेता है जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। मतलब प्रथम में वह उच्चतम इकाई लेता है जिसे वह उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। ठीक है। सेकंड में वह ऐसे करता है जिसमें एक अधिकार द्वारा अपनी वस्तु के लिए भिन्न भिन्न मात्राओं के लिए भिन्न भिन्न कीमत वसूली जाती है। यानी कोई जब उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु लेता है तो उसकी वह कम मात्रा कर दे, मतलब कम पैसे कर देगा, और जो कोई वस्तु कम ले रहा है, वो क्वांटिटी में कम ले रहा है, तो उसके ज़्यादा ही प्राइस रहेंगे। तो इसी हिसाब से कह रहा है कि इस स्थिति में एक अधिकार द्वारा अपनी वस्तु के लिए भिन्न भिन्न मात्राओं, यानी अलग अलग मात्राओं के लिए अलग अलग कीमत वसूली जाती है। तृतीय श्रेणी, इसमें एक अधिकार क्रेताओं को विभिन्न श्रेणियों में के बाजार में बांटकर, इसमें विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। हर श्रेणी या बाजार की मांग की लोच के अनुसार अलग अलग कीमत वसूल करता है। इस स्थिति में एक अधिकार अलग अलग उपभोक्ताओं के समूह को भिन्न भिन्न कीमतें वसूलता है। उदाहरण के लिए रेलवे द्वारा टिकट, सामान्य रजिस्ट्रेशन तत्काल, सामान्य के लिए कम होता है, तुम तत्काल टिकट बुक करा रहे हो उसके लिए ज़्यादा पैसे वसूलता है। गैस वितरण, घरेलू व्यवसाय, घरेलू के लिए भी कम होती है। गैस जो हमारा सिलेंडर होता है जो घरेलू यूज़ के लिए होता है तो उसका प्राइस कम होता है, पर लेकिन आप अगर कोई व्यवसाय के लिए, मतलब फैक्ट्री के लिए ही, मतलब कोई भी व्यवसाय के लिए, होटल में के लिए आप, या फिर अपने ठेले आ रहे हैं, किसके लिए भी आप व्यवसाय के लिए पैसे कमाने के लिए उस गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर लेंगे तो वो अलग आता है और उसका प्राइस भी आपको महंगा मिलेगा, वो महंगा मिलता है। ठीक है। कीमत विभेद की क्या क्या दशाएं होती हैं। मांग की लोच, अलग अलग बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होने के कारण कीमत विभेद सफल होगा। मांग की लोच अधिक बेरोजगार होगी, कीमत अधिक होगी, और लोचदार होगी जब कीमत कम होगी। जब कीमत कम होगी तो मांग की लोच रोजगार होगी, और कीमत अधिक होगी तो मांग की लोच बेरोजगार होगी। समझ गए। वस्तु विभेद, एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकार की पैकिंग करके बेचना। कानूनी स्वीकृति, बिजली दर को कानूनी स्वीकृति मिली हुई है। वस्तु या सेवा का हस्तांतरण संभव न हो, और बाजारों का पृथक्करण, तो इसके द्वारा कीमत विभेद होता है। ये सारी कीमत विभेद की दशाएं हैं। ठीक है, 5 हैं। फिर आ जाता है हमारे विभेदात्मक। एक अधिकार के अंतर्गत कीमत व उत्पादन मात्रा का निर्धारण कैसे होता है। विभेदकारी, एक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लेने पड़ते हैं उसे एक अधिकारी को। जैसे कुल बाजारों में कुल कितनी उत्पादन मात्रा बेची जाती है, दोनों बाजारों में उसका कितना कितना आवंटन होना है, और इन बाजारों में अलग अलग कीमतें क्या रखनी है। अतः इन तीनों शर्तों का पूरा करने के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। 2 शर्तें ये हैं, दोनों बाजारों की समान सीमांत आगम होनी चाहिए, यानी दोनों बाजारों की समान सीमांत आगम होनी चाहिए बस। ठीक है। सीमांत आगम और सीमांत लागत में समानता होनी चाहिए, यानी MR और MC दोनों बराबर होना चाहिए। इनकी सिर्फ हेडिंग लिख लेना, इसके अंदर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, लिखना है तो आपको। फिर आ जाता है हमारा राशि पतन, डंपिंग कब होती है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का ही उदाहरण लेते हैं। इंडिया में कोई वस्तु है, मान लीजिए पेन है, एक पेन है, वो इंडिया में तो किसी पेन को 5 रुपये का बेच रहा है। ठीक है।
जैसे मान लीजिए पेंसिल ही है, चलो पेंसिल ही है, मेरे हाथ में पेंसिल का उदाहरण ले लीजिए। ये पेंसिल है, वो जो इंडिया है वो इंडिया में तो इसे 5 रुपए की बेच रहा है, पर लेकिन अब किसी बाहर जाकर, विदेश में जाकर मान लीजिए वो अमेरिका को यही पेंसिल 3 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये डंपिंग कहलाएगी। यानी राशि पतन का अर्थ है वस्तु को घरेलू बाजारों की उपेक्षा विदेशी बाजारों में कम मूल्य पर बेचना। घरेलू बाजार यानी जो इंडिया है उसका घरेलू बाजार है, उसमें तो ये 5 रुपए की बेच रहा है, पर लेकिन अगर वो विदेश में जाकर अमेरिका, मान लीजिए अमेरिका का उदाहरण लिया है मैंने, वो उसे ही कम पैसों में 3 रुपए की बेच रहा है, तो यही हमारी डंपिंग कहलाएगी, राशि पतन इसे कहते हैं। अन्य शब्दों में राशि पतन से आशय वस्तु की विदेशी बाजारों में उत्पादन से भी कम मूल्य पर बेचने से है। मतलब जो उसका उत्पादन हो रहा है ना, उसकी उत्पादन लागत आ रही है, उससे भी वो कम के बेच रहा है विदेश में जाकर। इसे बनाने में उसे उसकी पूरी कॉस्ट उत्पादन लागत मान लीजिए 4 रुपए की आई है, पर लेकिन वो अमेरिका में इसे जाकर उत्पादन लागत से भी कम का 3 रुपए की बेच रहा है। कीमत विभेद एक विशिष्ट उदाहरण है जिसके अंतर्गत एकाधिकार के 2 बाजार होते हैं, एक घरेलू बाजार और दूसरा विदेशी बाजार। घरेलू बाजार में उसका एकाधिकार होता है और विदेशी बाजार में उसे अन्य प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः एकाधिकार अपनी वस्तु को विदेशी बाजारों में देशी बाजार से निजी कीमतों पर बेचकर एकाधिकार लाभ को अधिकतम करता है। पता ही लग गया होगा, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका इंडिया है, उसका घरेलू बाजार है, उसमें उसका एकाधिकार है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वहाँ पर तो वो जितने की भी बेचेगा वो आराम से सबके ऊपर ले लेंगे। पर लेकिन वो अमेरिका में जा रहा है, वहाँ पे उसके बहुत ही कॉम्पिटिटर मिलेंगे। अगर वह इसे 5 ही रुपये की वहाँ पे बेचेगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, पर लेकिन अगर वह इसे सस्ती पे बेचेगा, कम कीमतों पे बेचेगा, तभी तो वहाँ पे उसका वो वहाँ पे ठहर पाएगा, वहाँ पर वस्तुओं को बेच पाएगा, वहाँ पर अपना एकाधिकार जमा सकता है। ठीक है, तभी कर सकता है अगर वो इसे कम कीमत पर बेचेगा। ये लिखा है इसमें। राशि पतन की उद्देश्य क्या है? अधिकतम उत्पादन करना, प्रतियोगिता को समाप्त करना और प्रतियोगिता का विस्तार करना। राशि पतन में शामिल जब कोई भी एकाधिकार राशि पतन की स्थिति में होता है तो उसके पास 2 बाजार होते हैं। पहले तो उसका अपना घरेलू होता है और दूसरे जहाँ पर उसका एकाधिकार होता है, तो दूसरा होता है विदेशी बाजार जहाँ उसे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसके पहले बाजार को संरक्षित घरेलू बाजार तथा दूसरे बाजार को प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू बाजार देशी बाजार हमेशा संरक्षित हो और विदेशी बाजार हमेशा प्रतिस्पर्धी हो। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा जो घरेलू बाजार है वो संरक्षित हो और विदेशी बाजार प्रतिस्पर्धी हो सकता है विदेशी बाजार में उसका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो, वहाँ पे कोई पेंसिल ही बनाता ही ना हो सकता है ऐसा। और हो भी सकता है कि बाजार में पेंसिल और बहुत से बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो घरेलू बाजार में ही उसके। ठीक है, तो ये जरूरी ही नहीं है। राशि पतन की आवश्यक शर्तें क्या है? राशि पतन सभी संभव हो सकता है जबकि एकाधिकार के पास कम से कम एक बाजार संरक्षित तथा दूसरा बाजार प्रतिस्पर्धी हो, तभी हो सकता है। संरक्षित बाजार में मांग की कीमत रोज प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में कम हो, ये दोनों शर्तें हैं राशि पतन के लागू होने की। ये चित्र दे रखा, करने की कोई जरूरत नहीं, आसानी करनी। राशि पतन आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में तो याद नहीं। फिर जाता है हमारा कीमत विवेक का औचित्य क्या है? तो आर्थिक या सामान्य जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव का बुरा समझा जाता है। और कीमत विभेद किन परिस्थितियों में किया जा रहा है? क्योंकि कुछ परिस्थितियों में एकाधिकार उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक भी हो सकता है। कीमत विभेद निम्न परिस्थितियों में लाभदायक एवं उचित कहा जा सकता है। किन परिस्थितियों में हम कीमत विभेद को लाभदायक व उचित कहते हैं, वे देखते हैं। फर्स्ट है, यदि कीमत विभेद के अंतर्गत से द्वारा गरीबों को कम कीमतों पर और धनिकों को अधिक कीमतों पर किसी वस्तु या सेवाएं बेची जा रही है तो वह सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से कीमत विभेद उचित है। सेकंड है हमारा, यदि कीमत विभेद द्वारा देश के कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है, कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि हो रही है तो भी कीमत विभेद समाज के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अधिकतम उत्पादन होने का अर्थ है अधिकतम आर्थिक कल्याण। थर्ड है हमारा, कीमत विभेद उस समय भी उचित होगा जब निर्यात
व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से विदेशों में कम कीमत पर तथा देश में अधिक कीमत पर वस्तुएं बेची जा रही है। कि देश में निर्यात बढ़े उस हिसाब से हम उसे वस्तुओं का दूसरे देश में कम कीमतों पर बेच रहे हैं और देशी बाजार में अधिक कीमतों पर बेच रहे हैं, जिससे निर्यात बढ़े। और कुछ उद्योग धंधे या व्यवसाय इस प्रकृति के होते हैं जिन्हें केवल विभेदात्मक व एकाधिकार के आधार पर ही सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है, जैसे रेलवे की विभिन्न श्रेणियाँ, बिजली की अलग अलग दरें। ठीक है। कीमत विभिन्न इन परिस्थितियों में हानिकारक या अनुचित हो सकते हैं। लाभदायक हम देख लें किस परिस्थिति में हो सकते हैं। अब हानिकारक देखते हैं। यदि कीमत विभेद से वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं और यह ग्राहकों के लिए हानिकारक हो। सेकंड हमारा, यदि कीमत विभेद से एक अधिकारी की शक्ति बढ़ती है तथा वह इस शक्ति का दुरुपयोग उपभोक्ता के शोषण के लिए करता है तो कीमत विभेद अनुचित होगा। ठीक है, हो जाता है। ये आपका यूनिट 5 यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको इसके मॉडल दिखा देती हूँ कि मॉडल में आपके कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपका मॉडल, ये देख सकते हैं आप। यूनिट 5, वैसे मैं आपको इसका PDF भी डाल दूँगी, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, PDF मैं आपको इसका डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं दिखाई रही हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखाऊँगी क्योंकि मैंने इसका PDF डाल रखा है। आप वहाँ पर जाकर इसे आराम से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरा टेलीग्राम है चैनल, उस पर मैंने डाल रखा है पूरे PDF इसके। ठीक है, जी नोट्स दे रखे हैं, इनको आप हाथों हाथ नोट्स कर लीजिए। ठीक है, इन्हें बस आप PDF में रख लीजिए, 8 बजे से पढ़ लेना और उन्हें नोट्स बना लीजिए, बहुत हो जाएगा। आप यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें देखेंगे हम यूनिट 6। तब तक के लिए बाय बाय।